हेलो एवरीवन, हाउ वेल यू आर डूइंग। तो मैं आज आपको क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 ईयर पढ़ाने जा रही हूँ और मैं आपको इसके बेसिक बहुत ही फास्ट में पढ़ाने जा रही हूँ बिकॉज वरना ये चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको इसको पूरे अच्छे से चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करना, आई विल मेक अनदर वीडियो। मैं इसमें पार्ट बना दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। इसमें हमें हमारा अर्थ जो है वो सराउंड होता है एक ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर से, मतलब एयर से, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। मतलब एयर उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं जो, ठीक है, उसे एटमॉस्फेयर हम कहते हैं। और जितने भी लिविंग बींग्स जो कि अर्थ में रहते हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए वो डिपेंड होते हैं एटमॉस्फेयर पे, अपने सर्वाइवल के लिए। जो हम एयर जो कि हम ब्रीथ करते हैं, यानी कि जो हम एयर लेते हैं वो प्रोटेक्ट करता है हमें हार्मफुल इफेक्ट से, ठीक है। अगर जो हार्मफुल इफेक्ट किससे, सन के रेस से, हम ये ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब अगर ये हमारे पास ना हो तो हम ना जिंदा पक जाएंगे, बेक हो जाएंगे, ठीक है। और या फिर ठंड से, नाइट में ठंड से सन के ड्यूरिंग डे तो हम बेक हो जाएंगे एंड ड्यूरिंग नाइट हम फ्रोजन हो जाएंगे। सो दिस इज मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। तो ये जो मास ऑफ एयर है, ये टेम्परेचर ऑफ एयर लिवेबल बनाया है, यानी कि रहने लायक बनाया है। सो ये डू यू नो वाला हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। Carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth. ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर से रिलीज करता है वो क्रिएट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस के इफेक्ट क्या है, वो जो हीट जो है जो कि हमारे अर्थ से रेडिएट होता है उसको ट्रैप कर लेता है, यानी कि अर्थ ही में रख लेता है, बाहर नहीं जाने देता है। इसे हम ग्रीन हाउस, इसीलिए हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और इसके बिना जो हमारा अर्थ है वो बहुत ठंडा हो जाएगा, जिसमें हम रह नहीं पाएंगे। तो जब ये हीट ट्रैप करता है तो हम इसमें रह सकते हैं। तो जब इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज़ होता है फैक्ट्री के स्मोक से या फिर कार के फ्यूल से, तो जो हीट जो है वो रिटेन कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है टेम्परेचर हमारे अर्थ का। और जब वो बढ़ जाता है, मतलब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये जो टेम्परेचर में बढ़ाव आता है, यानी कि राइज आता है, वो कॉज करता है, मतलब स्नो आ जाती है बहुत सारे पार्ट में और हमारा वर्ल्ड जो है वो मेल्ट हो सकता है। As the result, sea level rises causing floods in the coastal areas. अब इसी के ग्लोबल वार्मिंग के रिजल्ट से जब सी लेवल यानी कि समुद्र अपने लेवल से ऊपर बढ़ेगा तो वह फ्लूड कॉज करेगा। फ्लूड मतलब बाढ़। This may be drastic changes in the climate of a place leading the extinction of some plant and animals in long run. तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें पता रखना है इसमें क्या क्या, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमें यूजुअली पता रखना है, डू यू नो वाला, बस इतना ही हमें पता रखना है। अब कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन में जो हमारा पूरा अर्थ है, मतलब पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसका ऑलमोस्ट, मतलब मोस्टली पार्ट नाइट्रोजन या और ऑक्सीजन से रहता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन वो दो गैस है जो कि हमारा एटमॉस्फेयर का मतलब लगभग पूरा हिस्सा ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन वो बहुत ही कम क्वांटिटी में हमें पाई जाती है। पर इन गैसेस के अलावा और भी कुछ चीज़ें होते हैं। व्हाट इज दिस? सो दिस इज टिनी डस्ट पार्टिकल्स। क्या? डस्ट पार्टिकल्स, टिनी डस्ट पार्टिकल्स, ओके। अब पार्टिकल जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं एयर में, ये जो पाई चार्ट है हमें दिख रहा है जो कि हम बताता है डिफरेंट क्वांटिटी है कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93 एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 एंड जितने भी गो हमारे ऑल अदर्स में आते हैं हमारे डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। सो नाइट्रोजन है ये सबसे ज़्यादा गैस है हमारे एयर में। जब हम इनहेल करते हैं तो हम कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन लेते हैं हमारे लंग्स में और फिर उसे एक्सेल कर लेते हैं, मतलब हमारे बॉडी में नाइट्रोजन का कोई भी काम नहीं है। पर जो प्लांट है उसे नाइट्रोजन चाहिए होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते एयर से, तो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो कि प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं, वो ना नाइट्रोजन लेते हैं एयर से और उसको चेंज कर देते हैं एक ऐसे सॉल्यूबल फॉर्म में जो प्लांट्स उसे उस फॉर्म में ले सके, यानी कि प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को गैसेस फॉर्म में नहीं ले सकते। और ऑक्सीजन जो हमारा सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल और गैस जो है एयर है में, मतलब सबसे ज़्यादा जो गैस है वो है नाइट्रोजन, उसके बाद उससे कम जो है वो है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21%।
ह्यूमन और एनिमल हमारे ह्यूमन और एनिमल ऑक्सीजन को लेते हैं एयर से, जैसे वो ब्रीथ करते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तो इसी तरीके से जो ऑक्सीजन कंटेंट है हमारे एयर में वो कांस्टेंट रहता है, मतलब ना घटता है ना बढ़ता है। अगर हम ट्रीज को कट करें तो ये जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि हम तो ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने वाला और कोई मतलब कोई भी हमारा सोर्स नहीं रहेगा। सो दैट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओनली एंड ओनली, मतलब हमें जो ऑक्सीजन देने वाला इंसान है, जो सोर्स है, मतलब इंसान नहीं है, जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट्स है, ठीक है। ग्रीन प्लांट जो करते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के टाइम में। तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन कंटेंट है एयर का वो कांस्टेंट रहता है। अगर हम ट्रीज को कट करेंगे तो ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड अनदर इंपॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपने खाना बनाने के लिए और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिलीज होता है ह्यूमंस और एनिमल्स, वो ना उतना इक्वल ही अमाउंट में जो प्लांट्स है उसे ले लेते हैं, तो वो परफेक्ट बैलेंस हो जाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स और ह्यूमंस ने रिलीज किया, वो बैलेंस करके प्लांट्स ने ले लिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं होगा इस तरीके से। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग फ्यूल्स सच एज कोल एंड ऑयल। दे एड बिलियंस ऑफ टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। अब क्या होता है कि जो हम फ्यूल्स को, यानी कि तेल की जलने की जो धुआं निकलता है, उससे स्मोक निकलता है, और या फिर कोल हो या फिर कोई भी तेल हो उससे जो स्मोक निकलता है, तो बिलियंस ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड हर साल एटमॉस्फेयर में जाता है। इस वजह से बैलेंस डिस्टर्ब होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। एंड ये एक पिक्चर दी गई है जो मैं बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जैसे मैं कुछ आपको बताती हूँ। टॉप साइंटिस्ट ऑफर वे आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अनस्टॉपेबल। सो ये बहुत सारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है अभी। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारा एटमॉस्फेयर डिवाइड होता है 5 लेयर्स में। क्या क्या है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा शो करती हूँ ये डायग्राम में। यहाँ से मैं आपको इससे समझाती हूँ। देखो, वेट, हाँ यहाँ पे। ये जो है वो ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर ये स्ट्रेटोपॉज है, ठीक है। यानी कि स्ट्रेटोपॉज क्या है, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर ख़त्म हो गया है, ये ट्रोपोपॉज हम कहेंगे, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा समझते हैं। ट्रोपोस्फेयर, ये जो लेयर है, ये वाला लेयर ट्रोपोस्फेयर लास्ट वाला, ये जो लेयर है ये ना सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है और 13 किलोमीटर तक जाता है। जब एयर हम ब्रीथ करते हैं वो सारा यहीं पे रहता है। जितने भी वेदर से फेनोमेना है, जैसे कि रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म, सब यहीं होता है। स्ट्रेटोस्फेयर, ये ट्रोपोस्फेयर 11 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ देखो 13 किलोमीटर है स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर ये 50 किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर। ये ना ये जो लेयर है ये फ्री है, मतलब इसमें क्लाउड्स नहीं है या फिर इसमें कोई भी वेदर फेनोमेना नहीं होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ पे जो हमारी एरोप्लेन होती है वो यहाँ पे फ्लाई होती है। ये ना आइडियल जगह है, यानी कि मतलब यहाँ पे कोई धुंधला वगैरह नहीं होगा क्योंकि क्लाउड्स नहीं है, ठीक है। इस एक जो इंपॉर्टेंट फीचर है स्ट्रेटोस्फेयर का कि इसमें ओजोन गैस रहती है। ओजोन गैस हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेज से, कौन सा, अल्ट्रावायलेट रेज से, जो कि सन रिलीज करता है। अब मेसोस्फेयर, ये जो थर्ड लेयर एटमॉस्फेयर है ये लाई करता है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर, ये 80 किलोमीटर तक है। मेटेरॉइड्स जो होते हैं, जो पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, मेटेरॉइड्स वो यहीं पे बर्न होती है और बड़ा सा आग क्रिएट करते हैं। थर्मोस्फेयर, इन थर्मोस्फेयर जो टेम्परेचर होता है ना वो मतलब इंक्रीज करता है हाइट में। जैसे हम ऊपर जाएंगे जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। लोनोस्फेयर एक पार्ट है इस लेयर का, ये एक्सटेंड होता है 80 to 400 किलोमीटर। ये जो लेयर है हेल्प करता है रेडियो ट्रांसमिशन में, यानी कि जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह है वो ये थर्मोस्फेयर में रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो आपको हाईलाइट करना चाहूँगी दैट इज़ ये लोनोस्फेयर। ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट वेयर लोनोस्फेयर एग्जिट्स। सो ये कहाँ होता है? थर्मोस्फेयर में, ठीक है। और ये जो रेडियो ट्रांसमिशन में यानी कि सैटेलाइट्स वगैरह यहीं पर रहते हैं। इनफैक्ट जो रेडियो वेव्स है वो अर्थ से मतलब ट्रांसमिट करती है और रिफ्लेक्ट करती है बैक इस लेयर से। अब मैं आपको थोड़ा सा इससे थोड़ा सा टाइम समझा देती हूँ, ठीक है। ये एक ट्रोपोस्फेयर है,
ये कितना है 12 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट कितना है, ये है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर कितना है 50 किलोमीटर, और ये फ्री है, मतलब इसमें कोई भी क्लाउड्स नहीं, यहाँ पे प्लेन्स उड़ते हैं। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर हमारा कितना है, ये हमारा 80 किलोमीटर है, ठीक है, 80 किलोमीटर। ये 80 किलोमीटर जो मेसोस्फेयर है वो ये है। आफ्टर दैट क्या है, उसके बाद हमारा थर्मोस्फेयर है। उसके बाद थर्मोस्फेयर एक्चुअली वेट यस एक्सोस्फेयर के बारे में मैंने बताया था। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसे एक्सोस्फेयर कहते हैं। जो ये जो है उसमें बहुत ही कम एयर होती है, जैसे कि इसमें हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन फ्लोट करते हैं, ठीक है। ये मेसोस्फेयर 80 किलोमीटर। और नाउ नेक्स्ट इज ये थर्मोस्फेयर क्या है, ये 80 टू 400 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंड हो सकता है। और यहाँ पे एक इस जगह पे ऑलमोस्ट एक लाइन होती है, ठीक है, रुको, इस जगह पे ऑलमोस्ट एक लाइन होती है जिसे हम लोनोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लोनोस्फेयर। रेडियो ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स वगैरह यहीं पे रहते हैं। फिर ये जो एक्सोस्फेयर है, ये एक्सोस्फेयर किस काम में आता है, ये एक्सोस्फेयर में हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैसेस होते हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, वेदर एंड क्लाइमेट। अब हमें कैसे पता चलता है कि आज बारिश होगी, आज सनी होगा, मतलब धूप वाला दिन होगा, कैसे पता चलता है। कभी कभी हमने सुना होगा सॉरी, हमने सुना होगा कि क्रिकेट फैन से जो कि ना सोचते हैं कि वनडे मैच क्या होता है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे इसमें दिए हुए एनसीईआरटी में। अगर हम इमेजिन करेंगे हमारी बॉडी को एज अ रेडियो और माइंड को उसके स्पीकर में, तो वेदर कुछ ऐसा चीज़ है जो कि इसके नॉब्स को कंट्रोल करता है। वेदर जो है आवर टू आवर और डे टू डे कंडीशन है एटमॉस्फेयर का। एक हॉट या फिर ह्यूमिड वेदर, एक इरिटेबल वेदर होता है, एक गर्म या फिर वो मॉइस्चर वाला वेदर। एक प्लीजेंट और ब्रीजी वेदर हमें चीयरफुल बनाता है और बाहर जाने का हमारा प्लान भी बनवाता है, ठीक है। जो वेदर है वो ड्रामेटिकली, मतलब ड्रामा से ऐसे कभी कभी अभी ह्यूमिड है तो अभी प्लीजेंट हो जाएगा, मतलब चेंज करते रहता है ड्रामेटिकली, ठीक है। जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है एक प्लेस की लंबे समय तक, जैसे राजस्थान की गर्म है, ठीक है, वो लंबे समय तक गर्म रहता है, सो वी कैन से राजस्थान इज हॉट। जम्मू एंड कश्मीर की ठंड है क्योंकि उसमें लॉन्ग टाइम तक ठंड रहता है, तो वहाँ की क्लाइमेट क्या है, कोल्ड है, ठीक है। एक्चुअली ये 25 ईयर्स तक होता है। 25 ईयर्स तक जैसे एक जगह की वो रहती है वेदर, और सेम उसका क्लाइमेट बताता है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर वो है जो हम हर दिन फील करते हैं, ठीक है। जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस एयर की उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेयर में चेंज सिर्फ दिन और रात में नहीं होता है, बट सीजन टू सीजन भी होता है। समर जो है ना वो विंटर से ज़्यादा गर्म होता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन में, जो कि है इंसोलेशन क्या है, इंसोलेशन है इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय अर्थ, मतलब सूरज की रोशनी जो हमारा पृथ्वी लेता है। जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स, मतलब जो इंसोलेशन यानी कि अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी वो कम होते जाता है इक्वेटर से, यानी कि बीच वाला से पोल्स तक। देयरफॉर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है वो सेम मैनर में। अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो वो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, उसमें कुछ क्रॉप्स नहीं ग्रो हो पाएंगे। तो टेम्परेचर जो कि है सिटीज़ में वो ज़्यादा हायर होता है विलेज से। जो कंक्रीट और मेटल बिल्डिंग्स होती है, जो कि या फिर एसफाल्ट जो होता है रोड्स में, वो हीट करता है दिन के समय में। वो जो हीट है वो रिलीज़ होता है नाइट के टाइम में। जब क्राउडेड राइज बिल्डिंग्स होती है सिटीज़ की, वो वार्म वेयर को ट्रैप कर लेती है, तो वहाँ पे सिटीज़ में जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब ये डू यू नो वाला है, जो स्टैंडर्ड यूनिट हम मेज़र करने का टेम्परेचर वो डिग्री सेल्सियस है। ये इवेंट हुआ था बाय एंडर्स सेल्सियस स्केल में जो वाटर है वो फ्रीज करता है 0 डिग्री में और बॉयल करता है 100 डिग्री में। नेक्स्ट, डू यू नो मून पे ना कोई भी एयर नहीं है और ना ही कोई एयर प्रेशर है। ये एयर प्रेशर पढ़ लेता है तब ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हमें सरप्राइज होगा पता करके कि एयर जो है हमें वो प्रेस करती है, हमें जो एयर है वो प्रेस करती है। क्या आपको पता है ऐसा?
कमेंट करके ज़रूर बताना। हावेवर हम इसे फील नहीं कर पाते, क्यों? जो एयर हमें वो हमें प्रेस करती है सारे डायरेक्शन से हमारे बॉडी को, और एक्सर्ट करती है काउंटर प्रेशर। काउंटर प्रेशर क्या होता है? मतलब हाँ, एयर हमारे चारों तरफ है बट हमें पता नहीं है, और वो हमें प्रेस करते रहती है, यानी कि मतलब हमें दबाते रहती है, ठीक है, जो हमें पता नहीं चलता। एयर प्रेशर जो है वो डिफाइन कैसे होता है? जो प्रेशर जो एक्सर्ट होता है वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एयर का भी वेट होता है, क्योंकि अर्थ के सरफेस से एयर का जो है वो वेट होता है। जैसे हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के ऊपर जाते जाएंगे तो वो जो प्रेशर है वो फॉल्स हो जाएगा। इसीलिए एक फैक्ट मैं बताना चाहती हूँ, इट्स मीन कि मून पे जो हमारा वेट है वो 1/6 kg हो जाता है। हमारा वेट 1/6 kg हो जाता है। इट्स मीन अगर कोई इंसान 12 kg का है तो वहाँ पे उसका वेट 2 kg हो जाएगा। दैट्स वाई स्पेस में लोग उड़ते हैं। मतलब अब क्या है, हमने कहाँ तक पढ़ा? और देखो, हाँ, जो एयर प्रेशर वो हाईएस्ट कहाँ होता है? सी लेवल पे, और डिक्रीज कब करता है? हाइट जैसे ऊपर जाया जाता है। जो हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर is influenced by the temperature of air at a given place. In areas where temperature is high and air gets heated and rises, this creates a low pressure area. Low pressure is located with cloudy skies and wet weather. क्या है ये? मतलब जो हॉरिजॉन्टली मतलब सीधा से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एयर प्रेशर का, वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे टेम्परेचर एयर का। एक जगह में जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हाई होता है तो हेयर ना ऊपर चला जाता है, मतलब हीट होता है, राइज करता है, यानी कि हॉट एयर राइज करता है। ये क्रिएट करता है एक लो प्रेशर एरिया, ठीक है। लो प्रेशर एरिया कैसे हमें पता चलेगा? वो उसमें क्लाउडी स्काइज होंगे और वेट वेदर होगा। जिसमें लोअर टेम्परेचर होता है तो एयर जो है वो कोल्ड होता है, तो वो हैवी होता है। जिसमें जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है तो एयर कोल्ड होता है, वो हैवी होता है। हैवी एयर नीचे सिंक करता है, वो क्रिएट करता है एक हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर एरिया जो है एसोसिएट होता है वो क्लियर और सनी स्काई से। एयर जो है हमेशा मूव करता है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया तक। ओके, नाउ ये दूसरा चीज़ है डू यू नो वाला। जो मून है वहाँ पे कोई भी एयर नहीं है, कोई भी एयर प्रेशर नहीं है। एस्ट्रोनॉट जो है एक स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट पहनते हैं जिसमें एयर होता है जब वो मून पे जाते हैं। अगर हम ये नहीं पहनेंगे तो ना जो काउंटर प्रेशर जो हमारे एक्सर्ट होता है हमारे बॉडी से, तो ना हमारा क्या होगा, जो हमारा ब्लड वेसल्स है एक्सर्ट हो रहा है हमारे बॉडी से काउंटर प्रेशर, जो एस्ट्रोनॉट्स है उनके ब्लड वेसल्स फट जाएंगे। तो एस्ट्रोनॉट्स की जो बॉडी से वो मतलब खून निकलने लगेगा, ब्लीड होने लगेगा, ठीक है। दैट्स वाई वो ऐसा सूट पहनते हैं जिसके अंदर एयर भरा हुआ रहता है, अदरवाइज एस्ट्रोनॉट्स विल डाई। नाउ वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है, सो आई एम थिंकिंग अबाउट कि ये वाइंड वाला और थोड़ा सा बच्चा है वो मैं पार्ट 2 में बना दूँ। सो ओके, सो मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।